हेलो, आई वेलकम यू ऑल टू द सिविल पॉइंट इंस्टीट्यूट इंदौर। तो मेरा नाम प्रभव शर्मा है, जैसा कि आप मुझे जानते हैं। और आई क्वालिफाइड गेट वाइज विद बेस्ट मार्क्स ऑफ 62.88 एंड AIR ऑफ 1226। आई हैव ऑल्सो 2+ ईयर्स ऑफ टीचिंग एक्सपीरियंस। ठीक है, तो आज हम एक नया सब्जेक्ट शुरू करने वाले हैं। आज जो हम सब्जेक्ट शुरू करने वाले हैं वो है हमारा सर्वे। ठीक है, तो जो हम सर्वे कवर करेंगे वो आपके जितने भी एग्जाम्स AE, JEE के लेवल के जो भी एग्जाम्स हैं, इवन मैं बोल सकता हूँ कि गेट के एग्जाम भी अगर आप दे रहे हो तो उसके लिए भी आपको बहुत यूजफुल होगा। हम इसमें जितने भी क्वेश्चन हमारे यहाँ से फ्रेम हो सकते हैं, जितने भी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट हैं सर्वे से, सारे कवर करेंगे। तो आप अगर कोई भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये वाला जो आपके लिए लेक्चर्स हैं काफ़ी ज़्यादा आपके लिए बेनिफिशियल होंगे, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होंगे। ठीक है, तो सर्वे आप कोई भी एग्जाम की अगर तैयारी कर रहे हो तो काफ़ी अच्छा खासा वेटेज लगभग हर एग्जाम में सर्वे का होता है। काफ़ी इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है, तो इसे हमें अच्छे से ही कवर करना चाहिए हमेशा। तो अगर हम सर्वे की बात करें तो बेसिकली जो सर्वे हम कवर करेंगे उसमें सबसे पहली चीज़, पहले हम सिलेबस की बात कर लेते हैं कि क्या क्या चीज़ें हमको कवर करनी है। तो फर्स्ट यूनिट जो हम कवर करने वाले हैं, जो सबसे पहले हम कवर करेंगे, जो फर्स्ट यूनिट हम कवर करेंगे वो होगा हमारा फंडामेंटल्स ऑफ सर्वे। फंडामेंटल्स ऑफ सर्वे, या आप इसको इंट्रोडक्शन ऑफ सर्वे भी बोल सकते हो। सेकंड यूनिट जो हम कवर करेंगे वो होगा हमारा लीनियर मेजरमेंट। थर्ड यूनिट जो हम कवर करेंगे वो होगा हमारा कंपास सर्वे। फोर्थ यूनिट जो हम कवर करेंगे वो होगा हमारा ट्रावर्सिंग। फिर फिफ्थ यूनिट में आ जाएगा हमारा लेवलिंग। फिर जो सिक्स यूनिट होगी हमारी लेवलिंग के बाद, उसमें हम बात करेंगे कंटूर के बारे में। फिर सेवंथ यूनिट में हम बात करेंगे आपका कर्व्स के बारे में। फिर आपकी जो एट्थ यूनिट होगी उसमें हम थ्योरी ऑफ एरर्स के बारे में बात करेंगे। नाइन्थ यूनिट में हम प्लेन टेबल के बारे में बात करेंगे। और जो आपकी टेंथ यूनिट होगी उसमें हम थियोडोलाइट और टैकोमेट्री के बारे में बात करेंगे। ठीक है, पहले हम थियोडोलाइट के बारे में बात करेंगे। और फिर हम 11th यूनिट में टैक्योमेट्री के बारे में भी बात कर लेंगे। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हमारे एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। बाकी एस्ट्रोनॉमी भी होता है इसमें, और रिमोट सेंसिंग भी होता है, फोटोकेमेट्री भी होता है, पर वो सब के बारे में हम देखेंगे। अगर हमारे को अगर टाइम बचा तो हम उन सब के बारे में बात करेंगे, अदरवाइज हम उनको स्किप कर देंगे क्योंकि वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है हमारे एग्जाम के लिए। बेसिकली अगर मैंने जितने आपको बताया यही आपके एग्जाम के लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो अब हम इसमें देखते हैं कि हमारे एग्जाम में सबसे ज़्यादा क्वेश्चन कहाँ से फ्रेम होते हैं। तो अगर आप कोई भी स्टेट AE या JEE की बात करें तो आपका ये फंडामेंटल ऑफ सर्वे काफ़ी इंपॉर्टेंट है। फिर आपका ये जो लीनियर मेजरमेंट है ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, और कंपास सर्वे भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। उसके बाद आप अगर ट्रावर्सिंग की बात करें तो ये भी इंपॉर्टेंट है। फिर आपका लेवलिंग भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। फिर कंटूर और कब से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन, ये कब से आपके गिने चुने क्वेश्चन है। बाकी सारी जो चीज़ें हैं उनसे गिने चुने क्वेश्चन बनते हैं। सिंपल सिंपल आपके क्वेश्चन आते हैं। टैकोमेट्री से भी एक ही तरीके के क्वेश्चन लगभग हर साल आता है। प्लेन टेबल, थ्योरी ऑफ एरर्स, कर्व्स और कंटूर से भी लिमिटेड क्वेश्चन ही आते हैं। तो अगर इंपॉर्टेंस के टर्म से बात करूँ
तो आप बोल सकते हो कि फंडामेंटल ऑफ सर्वे से भी काफी क्वेश्चन बनते हैं आपके, लीनियर मेजरमेंट से भी काफी क्वेश्चन बनते हैं, आपके कंपास सर्वे से भी काफी क्वेश्चन बनते हैं, लेवलिंग और ट्रावर्सिंग से भी काफी क्वेश्चन बनते हैं। तो ये जो यूनिट्स मैंने बताई ये आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है। तो जो पहली यूनिट हम शुरू करेंगे वो हम शुरू करेंगे हमारे फंडामेंटल्स ऑफ सर्वे। ठीक है, तो जो हमारी यूनिट 1 होगी वो होगी फंडामेंटल्स ऑफ सर्वे। तो ये वाली जो यूनिट है आपकी फंडामेंटल्स ऑफ सर्वे काफी बेसिक है और यहाँ से काफी सारे क्वेश्चन भी आपको एग्जाम में मिल जाएंगे। तो हम देखेंगे जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके एग्जाम में बन सकते हैं, जो भी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है सारे कवर करेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं फंडामेंटल्स ऑफ सर्वे से। सबसे पहले हम समझते हैं कि सर्वे का क्या मतलब होता है, क्योंकि अगर हम सर्वे पढ़ रहे हैं तो हमें पहले तो यही पता होना चाहिए कि सर्वे का मतलब क्या होता है, राइट। तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं सर्वे का मतलब क्या होता है। ठीक है, आपने बेसिकली सर्वे जो वर्ड है कई बार सुना होगा, कई बार यूज भी किया होगा और आपको मतलब भी पता ही होगा कि सर्वे का मतलब क्या होता है। तो सर्वे क्या होता है, सर्वे इज अ आर्ट ऑफ मेजरिंग रिलेटिव पोजीशन ऑफ वेरियस पॉइंट्स ग्राफिकली और न्यूमेरिकली, या सर्वे इज प्रोसेस ऑफ डिटरमाइनिंग द मीन पॉइंट्स बीनीथ और अबव द सरफेस ऑफ अर्थ। ठीक है, दो डेफिनेशन मैं इसकी आपको बता सकता हूँ। पहली डेफिनेशन आपकी ये हो जाएगी कि सर्वे इज एन आर्ट ऑफ सर्वे इज एन आर्ट ऑफ measuring relative position of relative position of various points graphically और न्यूमेरिकली। और सर्वे इज अ प्रोसेस ऑफ डिटरमाइनिंग मीन पॉइंट above और beneath the surface of earth। तो ये आपके दो सर्वे की डेफिनेशन हो जाती है। सबसे पहले जो सर्वे होता है सर्वे इज एन आर्ट ऑफ मेजरिंग रिलेटिव पोजीशन ऑफ वेरियस पॉइंट्स ग्राफिकली और न्यूमेरिकली। अगर आप किसी भी पॉइंट के, किसी भी पर्टिकुलर जगह की पोजीशन यानी कहाँ पे है वो चीज, उसको पता लगाने की जो प्रक्रिया होती है उसे ही हम सर्वे बोलते हैं। जैसे आपने देखा होगा कि आपका जो घर है, अगर आप गूगल मैप्स पर टाइप करोगे तो पर्टिकुलर कुछ कोऑर्डिनेट शो करता है ना। आपने जैसे मूवीज में भी देखा होगा कि कोऑर्डिनेट्स आते हैं, फिर वो कोऑर्डिनेट्स के थ्रू कहीं को भी किसी भी चीज को लोकेट कर लेते हैं। तो जो कोऑर्डिनेट्स हम पता लगाते हैं विद द हेल्प ऑफ सर्वे ही पता लगाते हैं। तो किसी भी चीज की या किसी भी वस्तु की या किसी भी जगह की पोजीशन यानी वो कहाँ पे है, उस पोजीशन को पता लगाने की प्रक्रिया को ही हम क्या बोलते हैं, सर्वे बोलते हैं। तो जो हम पोजीशन को पता लगाते हैं एक फिक्स रेफरेंस के हिसाब से पता लगाते हैं, क्योंकि अगर आप अपने आप को भी आज देखोगे तो आप अगर सन के हिसाब से अपना रेफरेंस लोगे तो आप अलग जगह होगे, मून के हिसाब से लोगे तो अलग जगह होगे, आपकी रोड के हिसाब से अपना रेफरेंस अलग होगा, आप किसी और रोड के हिसाब से आपका रेफरेंस दूसरा होगा। तो आपको एक पर्टिकुलरली पहले क्या रेफरेंस देखना पड़ता है कि आप किस जगह से अपनी पोजीशन बता रहे हो। जैसे अगर मैं बोलूं कि आप भोपाल में हो तो जबलपुर से आप भोपाल 350 किलोमीटर, तो रेफरेंस क्या हो गया आपका जबलपुर। लेकिन अगर मैं यहीं पे बोलूं कि आप इंदौर से, तो इंदौर से भी आप शायद 200-250 किलोमीटर हो गए। तो रेफरेंस अगर हमारा चेंज होता है तो हमारी पोजीशन भी चेंज हो जाती है। तो हमें क्या होता है सर्वे में कि हमें किसी भी पर्टिकुलर रेफरेंस के हिसाब से अपनी पोजीशन को क्या करना पड़ता है, डिफाइन करना पड़ता है कि हम कहाँ पे हैं। सबसे इंपॉर्टेंट जो होता है सर्वे में वो होता है रेफरेंस। अब बिना रेफरेंस के आप किसी की पोजीशन नहीं बता सकते, क्योंकि जैसे जैसे रेफरेंस चेंज होगा, जैसे जैसे आप रेफरेंस का मतलब क्या होगा कि किसके हिसाब से आप बता रहे हो, किसके मुताबिक आप अपनी पोजीशन बता रहे हो। ठीक है, जैसे हम मेरिडियन की बात करेंगे अभी,
तो बेसिकली हम मेरिडियन के हिसाब से बताते हैं, या जब आपका घर बनता है ना, तो घर बनता है तो आप लेवल लेते हो, तो रोड के हिसाब से लेवल लेते हो, ठीक है। लेकिन जब हाईवे बनते हैं या जो बड़े बड़े अपने पुल बनते हैं वो मीन सी लेवल को रेफरेंस लेते हैं, तो रेफरेंस जब चेंज होता है तो आपकी हाइट भी चेंज हो जाती है। तो बेसिकली हमारा है कि किसी भी पर्टिकुलर रेफरेंस के हिसाब से अगर हम कोई पोजीशन को बताएं तो उसे हम क्या बोलते हैं, सर्वे बोलते हैं। सिंपल सी भाषा में सर्वे इज एन आर्ट ऑफ मेजरिंग रिलेटिव पोजीशन ऑफ अ, रिलेटिव क्या हो गया यहाँ पे, रिलेटिव यानी विथ रेफरेंस टू एनीथिंग, रिलेटिव क्या हो गया, विथ रेफरेंस टू एनीथिंग, ठीक है। तो ये हो गया आपका रिलेटिव पोजीशन ऑफ वेरियस पॉइंट ग्राफिकली और न्यूमेरिकली, ठीक है। ये सरफेस के आपका जो अर्थ का सरफेस है उसके ऊपर भी हो सकती है, उसके नीचे भी हो सकती है, अबव और बेनेथ द सरफेस ऑफ अर्थ। तो सर्वे को अगर मैं सम अप करूं तो सर्वे क्या होता है, किसी भी जगह किसी भी चीज की पोजीशन विथ रेफरेंस टू किसी एक पर्टिकुलर चीज निकालने की या पता लगाने की प्रक्रिया को ही हम क्या बोलते हैं, सर्वे बोलते हैं, ठीक है। तो ये हमारी बात हो गई सर्वे का मतलब क्या होता है। थोड़ा सा हमने टाइम इसलिए इसको ज्यादा दिया क्योंकि इंपॉर्टेंट है, आपको बेसिक ये पता होना चाहिए कि सर्वे का मतलब क्या होता है, बाकी चीजें तो हम समझ ही लेंगे, ठीक है। तो सर्वे आपका क्या हो गया, किसी भी जगह किसी भी चीज की जगह को किसी पर्टिकुलर चीज के हिसाब से पता लगाने की प्रक्रिया को ही हम क्या बोलते हैं, सर्वे बोलते हैं, ठीक है। सर्वे इज द प्रोसेस ऑफ डिटरमाइनिंग द और मेजरिंग द रिलेटिव पोजीशन ऑफ वेरियस पॉइंट ग्राफिकली और न्यूमेरिकली, ठीक है। अब यहाँ पे हमने बात की ग्राफिकली, है ना। तो जब हम सर्वे करते हैं तो आपने कभी कई बार सुना होगा आपके घर का प्लान और आपने सुना होगा इंडिया का मैप। तो आपके घर का प्लान क्या होता है और इंडिया का मैप क्या होता है, आपके घर को हम घर के प्लान को हम मैप क्यों नहीं बोलते और इंडिया के मैप को प्लान क्यों नहीं बोलते, क्यों नहीं बोलते, आपको ये पहले पता होना चाहिए कि मैप और प्लान में बेसिक डिफरेंस क्या होता है, कब हमको मैप बोलना है कब हमको प्लान बोलना है ना। आपने ये कभी नहीं बोला होगा कि मेरे घर का मैप ले आओ, आप यही बोलोगे कि मेरे घर का प्लान ले आओ, या आपने कभी ये नहीं बोला होगा कि इंडिया का प्लान ले आओ, आपने हमेशा यही बोला होगा कि इंडिया का मैप ले आओ, है ना। तो ग्राफिकली जब हम किसी चीज को डिफाइन करते हैं, जब भी हम किसी चीज को ग्राफिकली दिखाते हैं, जब भी हम किसी चीज को ग्राफिकली दिखाते हैं तो या तो हम उसको मैप के तौर पे दिखाते हैं, ग्राफिकली समझते हैं ना आप, जब किसी को ड्राइंग दिखाते हैं हम तो वो या तो मैप बोलते हैं हम या क्या बोलते हैं, प्लान। तो कब मैप बोलना है और कब प्लान बोलना है वो मैं आपको बताता हूँ। जब आपकी स्केल बहुत स्मॉल है, जब आपकी स्केल बहुत स्मॉल है, स्मॉल स्केल, और जब आपकी स्केल बहुत लार्ज है, लार्ज स्केल, ठीक है। अब आप इसको उल्टा समझते हैं, हमेशा सब लोग की गलती क्या करते हैं यहाँ पे, स्मॉल स्केल का समझ लेते हैं कि स्मॉल यानी 1/10 या 1/20, ये स्मॉल नहीं होगा, स्मॉल ये नहीं होगा। स्मॉल क्या होगा, क्योंकि 1 के अपॉन में रखते हैं ना हमेशा, हमारी जो स्केल होती है वो 1 के रेशियो में होती है, तो 1/50 लाख ये स्मॉल होगा, ठीक है। तो मैप हमेशा बहुत बड़ी जगह को हम दिखाते हैं, ठीक है। इसको अपन थोड़ा अच्छे से समझते हैं। चलिए एग्जाम्पल के तौर पे यहाँ पे पहले मैं आपको एग्जाम्पल बताता हूँ। एग्जाम्पल, अगर आपकी स्केल 1:50 लाख है या 1:5 लाख है, 1:5 लाख है, और यहाँ पे आपका जो एग्जाम्पल है उसमें जो आपकी स्केल है वो 1:50 है, तो अब फर्क क्या हुआ, देखिए 1:50 यानी आपको मान लीजिए आपने इंडिया का मैप बनाया, ठीक है, इंडिया का नहीं बनाते, श्रीलंका का बनाते हैं। तो आपने श्रीलंका का मैप बनाया, ठीक है, ये आपका श्रीलंका का मैप है ना। तो यहाँ पे आपने, ये आपका मैप एक पर्टिकुलर पेपर में होगा, मान लीजिए आपका एक छोटे से पेपर में मैप है, तो इसकी जो एक यूनिट होगी, इसकी जो एक यूनिट होगी वो श्रीलंका के लगभग लगभग 1000 या 10,000 किलोमीटर को बता रही होगी, है ना। उसकी जो एक यूनिट होगी मैप की, आपकी इतनी यूनिट जो होगी वो श्रीलंका में एक्चुअल में कितना होगा, 10,000 यूनिट। तो 1:10,000 इसका क्या हो गया, मैप हो गया, है ना। इसका रेशियो क्या हो गया, इसका ये जो रिफ्लेक्शन RF है वो क्या हो गया, 1:10,000, यानी आपके मैप का एक पार्ट, आपके मैप का इतना एक पार्ट श्रीलंका के 10,000 किलोमीटर को दिखा रहा है, ठीक है। तो ये आपका यानी एक पार्ट बहुत ज्यादा डिस्टेंस को दिखा रहा है, तो वो क्या हो जाएगा, मैप हो जाएगा। लेकिन अब मैं आपके घर की बात करता हूँ, ठीक है। आपका घर में आपने प्लान देखे होंगे, A4 शीट में आप बना के लेकर आए प्लान, ठीक है, ये आपका प्लान है और अपन ऊपर से देख रहे हैं, तो इस तरीके से आपका एक कमरा दिख रहा है, ठीक है। तो यहाँ मैप का एक पार्ट है, जो मान लीजिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 पार्ट है यहाँ पे। तो जो एक पार्ट है
मैप का एक पार्ट एक्चुअल में कितना दिखा रहा है, 50 मीटर, है ना। मैप का जो एक पार्ट है वो एक्चुअल में कितना दिखा रहा है, 50 मीटर, यानी मैप का एक पार्ट एक्चुअल डिस्टेंस में आप जब देखोगे तो 50 मीटर के बराबर है ना। तो ये क्या हो गया आपका रेशियो 1:15, यानी वन पार्ट ऑफ मैप, वन पार्ट ऑफ, सॉरी मैप नहीं, वन पार्ट ऑफ प्लान इज इक्वल्स टू, देखिए इसको मतलब क्या हुआ, ये अगर आपको समझ में आ गया ना, ये सर्वे की जान है कि पहले यूनिट की तो यही जान है कि आपको ये आरएफ समझ में अगर आ गया कि हम किसको लार्ज स्केल क्यों बोल रहे हैं, उसको स्मॉल स्केल क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि दिखने में तो ये हमें स्मॉल रहा है और ये लार्ज रहा है, पर ये 1 के अपॉन में, राइट। तो आपका वन पार्ट ऑफ प्लान इक्वल्स टू 50 पार्ट ऑफ प्लान, 50 पार्ट ऑफ आपके जो बिल्डिंग है, 50 पार्ट भी नहीं बोल सकते, आपका जो 1 यूनिट है ना आपके मैप की, वो एक्चुअल में कितना दिखा रहा है, 50 यूनिट दिखा रहा है आपके प्लान की। आपकी जो 1 यूनिट है प्लान की वो 50 यूनिट दिखा रहा है बिल्डिंग की, ठीक है। जैसे मान लीजिए, फिर से समझते हैं हम इसको थोड़ा, ये आपका घर है, ठीक है, ये आप प्लान बना के लेके आए, ये आपका प्लान है। तो यहाँ पे मान लीजिए ये 1 यूनिट है, इतनी यहाँ पे 1 यूनिट है, तो एक्चुअल में जो एक्चुअल बिल्डिंग होगी, है ना, एक्चुअल बिल्डिंग में ये 50 यूनिट के बराबर होगा, ठीक है। यानी जैसे मान लीजिए ये आपका 1 सेंटीमीटर हो गया, इतना इतना, तो एक्चुअल में कितना होगा, ये 50 यूनिट के बराबर होगा, या आप बोल सकते हो कि 5000 यूनिट के बराबर भी हो सकता है, ठीक है। तो 5000 यूनिट ले लेते हैं हम, थोड़ा बड़ा रखते हैं। तो यहाँ का जो 1 सेंटीमीटर है वो वहाँ के 5000 सेंटीमीटर के बराबर होगा, यानी 50 मीटर के बराबर होगा। एक्चुअल में जो यहाँ का आपका 1 सेंटीमीटर है वो प्लान का 1 सेंटीमीटर आपकी बिल्डिंग के 50 मीटर के बराबर है, यानी 5000 सेंटीमीटर। यहाँ पे जब हम श्रीलंका के मैप की बात कर रहे थे, तो यहाँ पे जो 1 यूनिट थी इसकी, 1 यूनिट, यानी 1 यूनिट हम 1 सेंटीमीटर ले लेते हैं, ठीक है, यूनिट में हम 1 सेंटीमीटर लेते हैं। तो यहाँ का जो 1 सेंटीमीटर है वो एक्चुअल में कितना बराबर होगा, मान के चलिए 5 लाख सेंटीमीटर के बराबर होगा, ठीक है। तो यहाँ का 1 सेंटीमीटर एक्चुअल में 5 लाख के बराबर है, यहाँ का 1 सेंटीमीटर एक्चुअली में 50 मीटर के बराबर है। तो ये बहुत छोटा है ना, ये छोटा है तो हम इसको प्लान बोलेंगे। जब छोटी जगह का होता है तो हम प्लान बोलते हैं, जगह छोटी यानी स्केल बड़ी, यानी आप देखिए 1 यूनिट में आप 50 यूनिट बस दिखा रहे हो, यहाँ पे 1 यूनिट पे आप 5 लाख यूनिट दिखा रहे हो, तो बहुत बड़ी यूनिट दिखा रहे हो। तो टोटली क्या हो गया, बहुत स्मॉल हो गया स्केल, है ना, बहुत स्मॉल हो गई स्केल, और ये बहुत बड़ी हो गई स्केल, ठीक है। तो इतना ही आप समझिए, ज्यादा हम टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, ठीक है। तो आपका जब छोटा होता है तो प्लान होता है, छोटा यानी कि जब आपका रेशियो कम हो, 1 रेशियो में छोटी वैल्यू हो तो वो प्लान होगी, और अगर आपकी जब बड़ी स्केल होती है तो वो क्या होता है, मैप होता है, ठीक है। तो ये आपका बेसिक डिफरेंस हो गया मैप और प्लान के बीच में। चलिए, इसके बाद जब आप मैप में बात करते हैं ना कोई भी चीज, तो हम उसमें कैसा प्रोजेक्शन लेते हैं, हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस ही बस हम मेजर करते हैं। इन मैप जो होगा आपका, इन मैप ओनली हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस आर रिप्रेजेंटेड। कैसा प्रोजेक्शन होता है आपका, ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन होता है। मैं अभी समझाता हूँ क्या होता है ये। तो इन मैप ओनली हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस आर रिप्रेजेंटेड। देखिए, अगर मान लीजिए कोई आपका ऐसी चीज है, पर जब आप मैप में दिखाओगे तो उसको कैसे दिखाओगे, कोई मान लीजिए आपकी चीज जो है वो ओवल है या सर्कुलर है, तो लेकिन जब हम मैप में रिप्रेजेंट करेंगे इसको, तो कैसा रिप्रेजेंट करेंगे, स्ट्रेट लाइन जैसी रिप्रेजेंट करेंगे। मैप में तो आप 3D शेप दिखा नहीं सकते ना, आपका 2D पेपर है, तो इसका प्रोजेक्शन कैसा होगा, हमेशा ऑर्थोग्राफिक होगा। तो ये जैसे ए पॉइंट है तो मैप में हमेशा स्मॉल ए होता है, ठीक है। ये बी पॉइंट है तो मैप में हमेशा स्मॉल बी होगा। ये अगर सी पॉइंट है तो मैप में हमेशा स्मॉल सी होगा। ये अगर डी पॉइंट है तो मैप में स्मॉल डी होगा। ये अगर ई पॉइंट है तो मैप में स्मॉल ई होगा। तो ये प्रोजेक्शन कैसा हो गया, ये हमने स्ट्रेट लाइन दिखा दी। हमारा जो सर्कल कर्व था उसको हमने कैसा दिखा दिया, स्ट्रेट लाइन दिखा दी। तो हमारा प्रोजेक्शन कैसा हो गया, ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन, ठीक है। प्रोजेक्शन कैसा हो गया, ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन। तो अभी तक हमने जितनी भी चीजें पढ़ी है ना, बहुत इंपॉर्टेंट कोई सी चीज नहीं है, आपको सिर्फ इतना ही बताया मैंने, सर्वे का मतलब क्या होता है, ठीक है। सेकंड, हम जब किसी भी चीज को रिप्रेजेंट करते हैं तो या तो मैप के फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं, या तो मैप के फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं, या तो प्लान के फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं। तो जब आपकी स्केल बहुत छोटी होती है तो हम मैप के फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं, जब स्केल बहुत बड़ी होती है तो प्लान के रिप्रेजेंट फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं। छोटी स्केल से मतलब 1:5 लाख, 1:10 लाख, इतनी बड़ी
5 लाख यूनिट को आप 1 यूनिट से दिखा रहे हो आपके मैप में, तो वो छोटी स्केल हो गई। लेकिन अगर आप 50 यूनिट को 1 यूनिट के हिसाब से दिखा रहे हो तो बड़ी स्केल हो गई। ठीक है, सिर्फ इतना ही सिंपल था। फिर हम किसी भी चीज को, कोई भी हमारी कर्व चीज भी है, तो हम मैप में कैसा दिखाते हैं, उसको स्ट्रेट लाइन दिखाते हैं, है ना। मैप में हम कैसा दिखाते हैं, स्ट्रेट लाइन ही दिखाते हैं, कर्व नहीं दिखा सकते, क्योंकि 3D हमारे पास पॉसिबल नहीं होता बनाना, तो हम 2D में ही दिखाएंगे। तो इसको हम प्रोजेक्शन कैसा बोलते हैं, ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन। ठीक, सिंपल। चलिए अब नेक्स्ट हम बात करते हैं ऑब्जेक्ट ऑफ सर्वे की, ऑब्जेक्टिव ऑफ सर्वे की, कि हमको जरूरत क्या पड़ती है सर्वे की, मतलब हमारा मेन ऑब्जेक्टिव क्या होता है सर्वे करने का। तो हम बात करेंगे ऑब्जेक्टिव ऑफ सर्वे। ठीक है, तो सबसे पहले आता है हमारा कि हमें क्या ऑब्जेक्टिव क्या था हमारा सर्वे करने का। तो ऑब्जेक्टिव ऑफ सर्वे क्या होता है, टू मेजर रिलेटिव पोजीशन ऑफ पॉइंट्स। टू मेजर रिलेटिव पोजीशन ऑफ पॉइंट्स। रिलेटिव पोजीशन ऑफ पॉइंट्स का क्या मतलब हो गया, जैसे एक पॉइंट ये है आपका और एक पॉइंट ये है आपका, तो ये पॉइंट इस पॉइंट से कितना दूर है, मान लीजिए 100 किलोमीटर दूर है, तो ये डिस्टेंस पता लगाया हमने 100 किलोमीटर, तो यही हमारा क्या हो गया ऑब्जेक्टिव ऑफ सर्वे। दो पॉइंट्स के बीच की डिस्टेंस निकालने के लिए हम क्या यूज करते हैं, सर्वे यूज करते हैं। तो पहला ऑब्जेक्टिव क्या हो गया, टू मेजर रिलेटिव पोजीशन ऑफ पॉइंट्स। ठीक है, तो ये आपका पहला ऑब्जेक्टिव हो गया सर्वे करने का। दूसरा ऑब्जेक्टिव क्या है सर्वे करने का, टू ले आउट और मार्क आउट द पोजीशन। टू ले आउट और मार्क आउट द पोजीशन। तो आपको क्या करना है, या तो लेआउट बनाना है या मार्कआउट करना है। जैसे मान लीजिए ये आपका प्लॉट है, तो इसकी पोजीशन जो है ये आप किसी पर्टिकुलर डिस्टेंस, मान लीजिए ये रोड है ना, तो रोड से आप ये मेजर करोगे डिस्टेंस, यहाँ पे रोड है अगर, तो इससे मेजर डिस्टेंस करके आप यही लाइन खींच लोगे कि ये आपकी प्लॉट की लाइन है। फिर मान लीजिए एक रोड यहाँ से भी जा रही है, तो यहाँ से भी आप मेजर कर लोगे कि इतनी दूरी पे मेरा प्लॉट है ना। तो इस तरीके से आपको ये इतनी लाइन मिल गई, तो इसके हिसाब से आप प्लॉट को मार्कआउट कर लोगे, है ना। तो इसके लिए भी आपको क्या करना पड़ेगा, डिस्टेंसेस मेजर करने पड़ेंगे, और जहां भी आप डिस्टेंसेस मेजर कर रहे हो यानी आप क्या कर रहे हो, सर्वे कर रहे हो। तो मार्कआउट और लेआउट बनाने के लिए भी हमें क्या करना पड़ता है, सर्वे करना पड़ता है। फिर तीसरा क्या हो गया, टू मेजर एरिया एंड वॉल्यूम। टू मेजर एरिया एंड वॉल्यूम, एरिया वॉल्यूम एंड अदर क्वांटिटी। टू मेजर एरिया वॉल्यूम एंड अदर क्वांटिटी। तो एरिया वॉल्यूम और दूसरी क्वांटिटी को मेजर करने के लिए भी हम कई बार क्या करते हैं, सर्वे करते हैं। तो ये बेसिकली हमारा क्या होता है, सर्वे करने का मकसद होता है कि हम क्या कर पाए, ये सारी चीजें कर पाए। ठीक है, तो ये हो गया हमारे ऑब्जेक्टिव ऑफ सर्वे की, हमें सर्वे क्यों करना पड़ता है। उसके बाद अब बात करते हैं कुछ और भी इंपॉर्टेंट चीजें, जैसे कि जो आपके एग्जाम में डायरेक्ट पूछी जाती हैं, वो है आपका शेप ऑफ द अर्थ। ठीक है, अर्थ के ऊपर काफी सारे क्वेश्चन बनते हैं आपके, तो उसके बारे में बात करते हैं। तो आपका शेप ऑफ द अर्थ कैसा होता है, क्योंकि अगर हमें सर्वे करना है तो कहाँ पे हम सर्वे करेंगे, अर्थ के अंदर ही करेंगे, तो मेनली हमारा अर्थ भी इंपॉर्टेंट पार्ट हो जाता है सर्वे का। ठीक है, तो अगर आपको कुछ भी चीज पता करनी है तो आप कहाँ पे काम कर रहे हो, अर्थ में काम कर रहे हो, तो अर्थ के कैरेक्टरिस्टिक्स हमको पता होना चाहिए, तभी तो हम सर्वे कर पाएंगे ना, कि अर्थ कहाँ पे गोल है, कहाँ पे ज्यादा गोल है, कहाँ पे कम गोल है। ठीक है, कौन सी, जैसे ये अर्थ है, ये वाली एक्सेस बड़ी है कि ये वाली एक्सेस बड़ी है, तो ये सब चीजें जब तक हमें पता नहीं होंगी, हम जो सर्वे है वो एक्यूरेटली नहीं कर पाएंगे। जैसे आपने जीपीएस देखा होगा, आपका जो मैप होता है, तो उसमें भी आपका अर्थ के पूरा जो आपका अर्थ, गूगल अर्थ है, तो उसमें आप पूरे अर्थ को देख सकते हो। तो वो हमने क्या किया है,
उनके जो मीन पॉइंट्स हैं उनको पता लगाया सैटेलाइट की मदद से, है ना। तो उसके लिए हमको अर्थ के कैरेक्टरिस्टिक भी हमको पता चल गए हैं। तो बेसिकली हमको अर्थ के बारे में पता होना चाहिए, तभी हम क्या कर पाएंगे, सर्वे सही से कर पाएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले अपन समझते हैं अर्थ के बारे में। तो देखिए, ये अगर मान लीजिए अर्थ है, ठीक है, तो इस एक्सिस जो यहाँ से लेके यहाँ नॉर्थ टू नॉर्थ एक्सिस चलती है, इसको हम क्या बोलते हैं, पोलर एक्सिस बोलते हैं। आपकी जो ये एक्सिस है, ठीक है, इसको हम क्या बोलते हैं, पोलर एक्सिस। और ये वाली जो एक्सिस है, इसको हम बोलते हैं इक्वेटोरियल एक्सिस। तो ये आपकी क्या है, पोलर एक्सिस, और ये आपकी है इक्वेटोरियल एक्सिस। ठीक है, तो ये पोलर एक्सिस और इक्वेटोरियल एक्सिस क्या हो गई, जो आपकी नॉर्थ से लाइन, एक आप नॉर्थ से शुरू करो और साउथ पे खत्म करो, तो उसको हम बोलते हैं पोलर एक्सिस। ईस्ट ईस्ट से शुरू करो या वेस्ट पे से शुरू करो, ईस्ट पे खत्म करो, तो ये आपकी क्या हो जाती है, जो आपकी वर्टिकल लाइन है वो पोलर है, और जो आपकी हॉरिजॉन्टल लाइन है वो इक्वेटोरियल एक्सिस है। ठीक है, तो सबसे पहले आपका जो पहला पॉइंट है अर्थ के लिए, जो आपको पता होना चाहिए, वो ये पता होना चाहिए कि जो आपका पोलर एक्सिस है, जो आपकी पोलर एक्सिस है, वो 43.5 किलोमीटर छोटी है, लेस देन इक्वेटोरियल एक्सिस। तो ये सीधे सीधे आपसे पूछ लेता है एग्जाम में, ये जो है आपसे सीधे सीधे एग्जाम में पूछ लेता है। तो पहला चीज आपको जो याद रखनी है, वो याद रखनी है कि 43.5 क्या है, पोलर एक्सिस छोटी है इक्वेटोरियल एक्सिस से, यानी कि आपकी जो ये लंबी वाली लाइन है, ये लेटी वाली लाइन से क्या है, छोटी है। ठीक है, आपका जो अर्थ है ना, वो कुछ इस तरीके का है, ये वाला हिस्सा कम है और ये वाला हिस्सा ज्यादा है। ठीक है, पर जो 43.5 किलोमीटर अगर हम बात करें तो बहुत ज्यादा नहीं होगा, क्योंकि अर्थ बहुत बड़ा है ना। तो अगर आपको इक्वेटोरियल एक्सिस, कई बार आपको देखिए ऐसे ऐसे एग्जाम में क्वेश्चन दे देता है कि इक्वेटोरियल एक्सिस इक्वल्स टू पोलर एक्सिस प्लस प्लस क्या, तो 43.5 किलोमीटर। तो इस तरीके से भी आपसे एग्जाम में पूछ सकता है, ये भी आपको पता होना चाहिए। ठीक है, तो ये हो गई हमारी पोलर एक्सिस की बात। फिर उसके बाद जो साउदर्न हेमिस्फेयर होता है, वो क्या होता है, बड़ा होता है आपके नॉर्दर्न हेमिस्फेयर से। साउदर्न हेमिस्फेयर इज बिगर देन नॉर्थर्न हेमिस्फेयर। साउदर्न हेमिस्फेयर इज बिगर देन नॉर्थर्न हेमिस्फेयर। ठीक है, तो जो आपका साउदर्न हेमिस्फेयर होता है, वो बड़ा होता है किससे, नॉर्दर्न हेमिस्फेयर से। ठीक, अब इसका क्या मतलब हुआ, ये आपका जो अर्थ है, तो ये वाला जो इसका नॉर्दर्न हेमिस्फेयर है ना, ये छोटा है, और जो इसका ये साउदर्न हेमिस्फेयर है, ये बड़ा है। तो साउथ वाला पार्ट अर्थ का जो है वो बड़ा है नॉर्थ वाले पार्ट से। ठीक है, यानी अब दूसरा हमको कैसा समझ में आ रहा है कि अर्थ कैसा है, अंडाकार है। पहला तो हमने देखा कि अर्थ कैसा है हमारा, इलिप्टिकल है, एक शेप उसका ऐसा भी समझ में आ रहा है, और दूसरा हमको ये भी समझ में आ रहा है कि अर्थ कैसा है, नीचे से थोड़ा सा चौड़ा है। ठीक है, तो यहाँ पे हमको दो चीजें, ना तो हम अर्थ को हम इलिप्टिकल बोल सकते हैं, और ना ही हम इसको एग के शेप का बोल सकते हैं। अब हमको समझ में आ रहा है कि अर्थ कुछ इस तरीके से है, ये जो उसका नॉर्दर्न हेमिस्फेयर है, ये साउदर्न हेमिस्फेयर से क्या है, छोटा है। ठीक है, तो ये दोनों, आप कोई शेप जो है ना अर्थ का, आप एग्जैक्ट नहीं बता सकते, है ना। अब अर्थ का शेप कुछ इस तरीके का होगा, ठीक है, या कुछ इस तरीके का है, तो ये कोई शेप नहीं होता, तो हमने अपने से नाम दे दिया उसको क्या, जियोइड। तो शेप ऑफ द अर्थ को हम क्या बोलते हैं, जियोइड। तो ये एग्जाम में पूछा जाता है, थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। तो शेप ऑफ द अर्थ को क्या बोल दिया हमने, जियोइड। ना इलिप्टिकल ना सर्कुलर, क्या बोल दिया हमने, जियोइड। अब आप बोलोगे जियोइड क्या होता है, तो जियोइड कुछ नहीं होता है, ये शेप का अर्थ के शेप को ही हमने जियोइड बोल दिया, जो अर्थ का शेप है ना उसी को हमने जियोइड बोल दिया। देखिए,
जैसे अगर ऐसा होता है तो हम इलिप्टिकल बोल देते हैं। क्यों बोल देते हैं? क्योंकि ऐसा है इसलिए इलिप्टिकल बोल दिया, है ना। ऐसा होता है तो हम सर्कुलर बोल देते हैं। वैसे ही अब जो अर्थ का शेप है ना वो कुछ ऐसा है तो हमने उसको क्या बोल दिया? जियोइड बोल दिया। तो सिर्फ जो अर्थ का शेप है उसको हम क्या बोलते हैं? जियोइड बोलते हैं। और ये आपसे एग्जाम में पूछा जाता है कि शेप ऑफ द अर्थ क्या है। लेकिन जब हम कैलकुलेशन करते हैं तो हम शेप ऑफ द अर्थ को लेके चलते हैं सर्कुलर, ठीक है। तो वाइल कैलकुलेशन शेप ऑफ द अर्थ इज अज्यूम्ड एज सर्कुलर। वाइल कैलकुलेशन shape of earth is assumed as circular। ठीक है, जब हम कैलकुलेशन करते हैं तो शेप ऑफ द अर्थ कैसा लेकर चलते हैं? सर्कुलर लेके चलते हैं, ठीक है। तो ये भी आपको पता होना चाहिए। चलिए, इसके बाद आपका आता है नेक्स्ट, ग्रेट सर्कल क्या होता है ना। ग्रेट सर्कल, स्फेरिकल ट्राइंगल, इनके बारे में हम बात करते हैं। नेक्स्ट आपका आता है ग्रेट सर्कल। तो ग्रेट सर्कल क्या होता है आपका? जो अर्थ को इक्वल डिवीजन में डिवाइड करता है। इक्वल डिवीजन ऑफ अर्थ मतलब क्या हुआ? ऐसा सर्कल जो अर्थ को दो बराबर भागों में क्या कर दे? बांट दे। ऐसा सर्कल जो अर्थ को दो बराबर भागों में बांट दे। तो अर्थ ऐसा है गोल, यहां से भी गोल है। तो अगर मैं यहां से एक सर्कल बनाऊं, ठीक है, तो ये सर्कल क्या होगा? अर्थ को दो इक्वल भागों में बांट देगा। इसी को क्या बोलेंगे? मैं ग्रेट सर्कल। जैसे आपकी जो बॉल होती है टेनिस बॉल, तो टेनिस बॉल को अगर आप बीच से काट दो, तो जो बीच से काटोगे तो वहां भी एक क्या दिखेगा आपको? सर्कल दिखेगा। तो वो सर्कल जो हो रहा है बीच वाला, वो दोनों बॉल को इक्वल भागों में बांट दे रहा है, ठीक है। आपने एक सर्कल काटा उसके बीच में, तो वो दोनों बराबर हिस्सों में क्या कर दे रहा है? अर्थ को बांट दे रहा है। तो ऐसा सर्कल जो अर्थ को दो इक्वल भागों में डिवाइड कर दे उसे हम क्या बोलते हैं? ग्रेट सर्कल। तो सर्कल विच डिवाइड्स अर्थ इनटू टू इक्वल पार्ट, ठीक है। ऐसा सर्कल जो अर्थ को दो बराबर भागों में बांट दे उसे हम क्या बोलते हैं? ग्रेट सर्कल बोलते हैं। एग्जाम में पूछा जाता है कि ग्रेट सर्कल क्या होता है। तो ग्रेट सर्कल ऐसा सर्कल होता है जो अर्थ को दो बराबर भागों में बांट देता है। ग्रेट सर्कल के बाद आता है आपका स्फेरिकल ट्राइंगल। स्फेरिकल ट्राइंगल। तो स्फेरिकल ट्राइंगल क्या होता है? अगर आप तीन ग्रेट सर्कल खींचो, ठीक है, अगर आप तीन ग्रेट सर्कल खींचो तो बीच में वो क्या बना देते हैं? ट्राइंगल बना देते हैं। इंटरसेक्शन ऑफ थ्री आर्क ऑफ ग्रेट सर्कल। इंटरसेक्शन ऑफ थ्री आर्क ऑफ ग्रेट सर्कल, ठीक है। ये इसमें थोड़ा सा ये वाली चीजें इंपॉर्टेंट हैं, थोड़ा सा आप इसको समझने की कोशिश करिएगा, क्योंकि बहुत मजा तो नहीं आ रहा होगा, मैं समझ सकता हूँ, पर लेकिन ये सब इंपॉर्टेंट है इसलिए हमें पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। यहाँ से भी आपके क्वेश्चन एग्जाम में बन जाते हैं। तो अगर आपका कोई सर्कल है, उसमें अगर आप तीन ग्रेट सर्कल, एक आपने यहाँ पे ग्रेट सर्कल खींचा, ठीक है, आपने तीन ग्रेट सर्कल बनाए, तो उनकी जो आर्क है, जो जहाँ पे वो, एक ये आपने एक ग्रेट सर्कल बनाया, एक ये ग्रेट सर्कल बनाया, और एक ये ग्रेट सर्कल बनाया, तो ये तीन आर्क ने जहां डिवाइड किया, ये आपका क्या हो जाता है? एक स्फेरिकल ट्राइंगल। तो यही आपका होता है स्फेरिकल ट्राइंगल, ठीक है। जहां तीन आर्क ऑफ ग्रेट सर्कल आकर क्या होती है? मिलती हैं, तो उसको हम क्या बोलते हैं? स्फेरिकल ट्राइंगल बोलते हैं। जहां पे तीन आर्क ऑफ ग्रेट सर्कल आकर मिलती हैं उसे हम क्या बोलते हैं? स्फेरिकल ट्राइंगल बोलते हैं। अब जो स्फेरिकल ट्राइंगल होता है ना, तो जो एक एंगल होता है, ये जो एक एंगल होता है, ये कहां से कहां तक हो सकता है? ये जो एंगल आपका देख रहे हैं, अभी तो आपको सब 90 से कम ही दिख रहा होगा, पर ये जो एंगल होता है वो 0 से 360 के बीच में हो सकता है। तो आपके जो स्फेरिकल एंगल होता है, ठीक है, एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो आपका ग्रेट सर्कल की वजह से जो आपका स्फेरिकल ट्राइंगल बनता है, उसका एक एंगल कितने का हो सकता है? तो उसका एक एंगल 0 से लेके 360 डिग्री तक हो सकता है, एक एंगल, ठीक है। और जो उसके साइड्स होते हैं,
जो इसके साइड्स होते हैं वो हमेशा किसके बराबर होंगे, लेस देन 180 डिग्री होंगे। अभी मैं आपको दिखाता हूं कैसे। जो इसके स्फेरिकल साइड्स होंगे वो होंगे लेस देन या बराबर 180 डिग्री। तो आप यहाँ पे देख रहे हो ये इस तरीके से बन रहा है कुछ, है ना। तो आपको भी पता है ये 180 से कम है, 180 होता तो ये ऐसा होता, लेकिन ये कुछ इस तरीके का आ रहा है, तो यानी ये 180 से क्या है, कम है। तो आपकी जो साइड्स हैं वो 180 से क्या होंगी, कम होंगी। ठीक है, तो आपकी जो साइड्स होंगी वो 180 से कम होंगी। और तीनों एंगल का जो सम है 1 2 3, है ना, तो सम ऑफ एंगल क्या होता है, ये भी बहुत पूछा जाता है एग्जाम में। जो सम ऑफ एंगल होता है वो 180 से लेके 540 होता है, मैक्सिमम आपसे 540 पूछेगा। ठीक है, तो सम ऑफ एंगल्स होता है ये तीनों जो सम है, ये वाला एंगल, ये वाला एंगल, ये वाले एंगल को मिला के जो सम ऑफ एंगल आता है वो 540। ये जो साइड्स होती हैं वो 180 से कम। सिंगल अगर एंगल की बात करें तो 0 से 360 के बीच कुछ भी हो सकता है। ठीक है, मान लीजिए एक अगर 360 हो गया एंगल, तो दूसरा कितना हो जाएगा, 90 प्लस 90 हो सकता है ना, या 360 प्लस 0 प्लस 180 हो सकता है ना, या 180 प्लस 180 प्लस 180 हो सकते हैं। तो कोई भी कॉम्बिनेशन बन सकता है एंगल्स का। ठीक है, पर वो 180 से लेके 540 के बीच में होंगे। कोई भी एंगल होए वो 540 से लेके 180 के बीच में होंगे। और अगर सिंगल एंगल की बात करें तो 0 से 360 के बीच में कुछ भी हो सकता है। तो ये बात आपको याद रखनी है। इसके बाद कुछ आपको नोट पॉइंट्स और बता दे रहा हूँ मैं, कि वो भी आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। आपसे नोट्स के फॉर्म में डायरेक्टली पूछता है वो, मतलब डायरेक्टली आपके एग्जाम में ये पॉइंट्स आ जाते हैं। तो जब भी आप अर्थ को मेजर करते हैं ना, तो अर्थ तो आपका ऐसा है, ठीक है, अर्थ आपका ऐसा स्फेरिकल है। लेकिन जब आप मेजर करोगे तो आप कैसा मेजर करोगे, उसको स्ट्रेट लाइन के हिसाब से मेजर करते हैं हम, है ना। जब हम मेजर करते हैं तो स्ट्रेट लाइन के हिसाब से मेजर करते हैं। तो अगर आप 12 किलोमीटर मेजर करते हैं स्ट्रेट लाइन में, यहाँ पे आपने मान लीजिए 12 किलोमीटर मेजर किया, ठीक है, तो एक्चुअल में ये वाली जो लाइन होती है वो कितनी होती है, 12.01 किलोमीटर। ठीक है, 12.01 किलोमीटर, यानी कि आपका जब 1 सेंटीमीटर डिफरेंस आ जाता है कितने में, 12 किलोमीटर में। यानी अगर आप स्ट्रेट लाइन मेजर कर रहे हो 12 किलोमीटर, तो ये वाली जो होगी ना वो 12 किलोमीटर 1 सेंटीमीटर के बराबर होगी, जो आपकी स्फेरिकल लाइन होगी। तो जब आप स्फेरिकल लाइन मेजर करोगे तो वो 1 सेंटीमीटर ज्यादा होती जाती है कितने में, हर 12 किलोमीटर में। ठीक है, बहुत ही कम है, लेकिन फिर भी है, तो बहुत ही कम, लेकिन फिर भी हमें पता होना चाहिए कि जब हम मेजर करते हैं तो आपकी जो 12 किलोमीटर जब आप मेजर करते हो तो 1 सेंटीमीटर का क्या आ जाता है, डिफरेंस आ जाता है। ठीक है, 12 किलोमीटर में कितना डिफरेंस आ जाता है, 1 किलोमीटर का 1 सेंटीमीटर का डिफरेंस आ जाता है। ठीक है, और ऐसे ही आपका जो स्फेरिकल ट्राइंगल होता है ना, आपका जो नॉर्मल ट्राइंगल है ना, आप जब सर्वे करोगे तो नॉर्मल ट्राइंगल बनाओगे, पर एक्चुअल में कैसे ट्राइंगल बन रहे होते हैं, स्फेरिकल ट्राइंगल बन रहे होते हैं। तो नॉर्मल ट्राइंगल अगर आप बना रहे हो, लेकिन एक्चुअल में कैसे ट्राइंगल होते हैं, आपके स्फेरिकल ट्राइंगल होते हैं, है ना। तो ये नॉर्मल ट्राइंगल और वन स्फेरिकल ट्राइंगल में 195 किलोमीटर स्क्वायर जब आप मेजर करोगे तो कितना डिफरेंस आता है, 1 सेकंड का डिफरेंस आ जाता है। ये सब एग्जाम में डायरेक्ट आपसे पूछा जाता है। जब आप 1 सेंटीमीटर मेजर करते हो, 12 किलोमीटर मेजर करते हो स्ट्रेट लाइन में, तो वो कितने का डिफरेंस आ जाता है, 1 सेंटीमीटर का। और 195 किलोमीटर जब आप मेजर करते हो तो कितने का डिफरेंस आ जाता है, 1 सेकंड का। ठीक है, तो 1 सेंटीमीटर में आ जाता है आपका 12 किलोमीटर का, और 1 सेकंड में आ जाता है आपका 195 किलोमीटर स्क्वायर का। सॉरी, उल्टा बोल दिया मैंने। 195 किलोमीटर में आपका डिफरेंस आ जाता है 1 सेकंड का, क्योंकि हम जब एंगल मेजर करते हैं तो किस में मेजर करते हैं, सेकंड में। तो ये आपके एंगल होंगे, ये आपके एंगल होंगे, है ना। तो ये जो एंगल में डिफरेंस आएगा 195 किलोमीटर जब आप मेजर कर लोगे, तो आपका जो आपने ये कौन सा ट्राइंगल है, आपका प्लेन ट्राइंगल। ठीक है, और ये कैसा है, आपका स्फेरिकल ट्राइंगल। तो स्फेरिकल आपने तो प्लेन ट्राइंगल मेजर किया होगा, आप तो स्फेरिकल बनाओगे नहीं, है ना, तो आपने प्लेन किया होगा मेजर। तो जब आप 195 किलोमीटर मेजर कर लोगे तो आपका 1 सेकंड का डिफरेंस आ जाएगा, क्योंकि एक्चुअली वो ट्राइंगल कैसा है, स्फेरिकल।
वैसे ही जब आप 12 किलोमीटर लाइन सीधी सीधी आपने मेजर कर ली, पर एक्चुअल में वो कैसी थी, स्फेरिकल, तो कितना डिफरेंस आ गया, 1 सेंटीमीटर का। तो ये अर्थ जो कि आपका कैसा है, स्फेरिकल है। हम मेजर कैसा कर रहे हैं, स्ट्रेट। तो जब आप 12 किलोमीटर स्ट्रेट लाइन मेजर कर रहे हो तो डिफरेंस कितना जा रहा है, 1 सेंटीमीटर का डिफरेंस आपका आ जाएगा। ठीक है, अगर आपने ऐसे मेजर किया होता, आप ऐसे जाके मेजर कर रहे होते, यहाँ पे आके ऐसे मेजर कर रहे होते, तो 12.01 होता, लेकिन आपने जब ऐसे मेजर कर लिया सीधा सीधा, तो आपका कितना आया, वो 12 किलोमीटर आया। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। ठीक है, ये सारी चीजें आपको याद रखना है। इसके लिए हम इस लेक्चर के लिए हम इतना ही रखते हैं। ठीक है, इसके बाद की जो चीजें हैं वो हम नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे। तो अभी आज की बात करें, हमने जो इंपॉर्टेंट की, मैं अगर आपको बात बताऊं जो बहुत ज्यादा आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, तो पहले तो हमने शुरू किया आज हमारा सर्वे। ठीक है, तो सर्वे का सबसे पहले हमने देखा कि कौन कौन सी यूनिट आपके लिए इंपॉर्टेंट है। तो फंडामेंटल ऑफ सर्वे भी आप खैर बोल सकते हो इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इनको आप 2 स्टार दे सकते हो। लीनियर मेजरमेंट भी आपका इंपॉर्टेंट है, कंपास सर्वे भी इंपॉर्टेंट है, लेवलिंग सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वहां पे आप थोड़ा ज्यादा ध्यान देना। ट्रावर्सिंग भी इंपॉर्टेंट है, कंटूर से भी आपके क्वेश्चन लिमिटेड है, कर्व से लिमिटेड है, थ्योरी ऑफ एयर से। एक आपका इसमें देखना पड़ेगा मुझे, वॉल्यूम और एरिया वाले क्वेश्चंस आपके हैं कि नहीं है, तो वो भी अपन देख लेंगे। एक आपका एरिया एंड वॉल्यूम्स भी आप इसमें ऐड कर लो। ठीक है, एक यूनिट आप और ऐड कर लो, एरिया एंड वॉल्यूम। तो ये इससे भी क्वेश्चन वैसे आता है, एक क्वेश्चन यहाँ से भी फिक्स रहता है एरिया एंड वॉल्यूम से, तो इसके बारे में भी हम बात कर लेंगे आखिरी में। ठीक है, तो ये आपके सिलेबस हो गया। इसके बाद हम यूनिट 1 शुरू की थी। तो सर्वे इज एन आर्ट ऑफ मेजरिंग रिलेटिव पोजीशन ऑफ वेरियस पॉइंट ग्राफिकली और न्यूमेरिकली। सर्वे इज प्रोसेस ऑफ डिटरमाइनिंग मीन पॉइंट्स अबव और बिनेथ द सरफेस ऑफ अर्थ। ठीक है, सिंपल सा सर्वे का मतलब क्या होता है, किसी भी जगह पे किसी भी चीज की उसकी पोजीशन, किसी भी चीज की पोजीशन को निकालने की प्रक्रिया को हम क्या बोलते हैं, सर्वे बोलते हैं, विथ रिलेटिव पोजीशन। ठीक है, ये आपको रिलेटिव पोजीशन याद रखना है, क्योंकि विथ रेफरेंस, अगर आप, ये पॉइंट है ना, इसका अगर आपको डिस्टेंस बताना है तो किसी पर्टिकुलर रेफरेंस से बताओगे ना, या तो यहाँ से डिस्टेंस बताओगे, या 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 यहाँ से डिस्टेंस बताओगे, कहीं से भी बताओगे तो किसी एक रेफरेंस के हिसाब से बताओगे। तो जो सर्वे है उसमें रेफरेंस बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। बिना सर्वे के आप, बिना रेफरेंस के आप सर्वे नहीं कर सकते। अगर आपको रेफरेंस पता है तभी आप सर्वे कर सकते हो, अदरवाइज आप सर्वे नहीं कर सकते। ठीक है, फिर आपने देखा मैप और प्लान क्या होता है ना। मैप आपका छोटा होता है, स्केल, एक्चुअल में तो मैप जो एरिया दिखा रहा होगा बहुत बड़ा दिखा रहा होगा, पर स्केल छोटा होता है। प्लान आपका एरिया बहुत छोटा दिखा रहा होगा, पर स्केल बड़ा होता है। ठीक है, तो आप ये याद रखना, हमेशा उल्टा चलता है। अगर 1:5000 लिखा है ना, तो ये स्मॉल स्केल होगी विद रेफरेंस टू 1:50। तो ये आपका छोटा होगा, ये आपका बड़ा होगा। आपके क्वेश्चन भी इस तरीके से आते हैं और आप घूम जाओगे, है ना। क्वेश्चन भी हम करेंगे तो आपको उस और से थोड़ा समझ में आ जाएगा। बाकी हमेशा कैसा देते हैं, ऑर्थोग्राफिक पोजीशन देते हैं। आपका ऑब्जेक्टिव क्या होता है सर्वे का, टू मेजर द रिलेटिव पोजीशन ऑफ पॉइंट, टू मार्क आउट द पोजीशन, टू मेजर एरिया, वॉल्यूम एंड अदर क्वांटिटी। ठीक है, फिर मैंने शेप ऑफ द अर्थ की बात की, तो आपकी एक एक्सिस पोलर होती है, एक इक्वेटोरियल होती है। पोलर एक्सिस आपकी 43.5 किलोमीटर लेंथ है आपके इक्वेटोरियल एक्सिस से। साउदर्न हेमिस्फीयर आपका बड़ा है। शेप ऑफ द अर्थ आपका ज्वाइड है। और हमेशा जब कैलकुलेशन करते हैं तो हम कैसा ले लेते हैं, शेप ऑफ द अर्थ सर्कुलर ले लेते हैं। ऐसा सर्कल जो आपके अर्थ को 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड करे उसे हम क्या बोलते हैं, ग्रेट सर्कल। जब 3 ग्रेट सर्कल आपस में आकर मिलते हैं तो जो वो एंगल बनाते हैं उसे हम बोलते हैं स्फेरिकल ट्राइंगल। और स्फेरिकल ट्राइंगल की एक साइड 0 से 360 होती है, एक एंगल उसका 0 से 360 होता है, एक साइड उसकी। ये सब इंपॉर्टेंट है ना, आपके एग्जाम में डायरेक्ट आते हैं सब क्वेश्चन, आप देखना प्रीवियस उठा के, ये सब क्वेश्चन आपको दिख जाएंगे। ठीक है, और सम ऑफ एंगल 180 से 540 होता है। बाकी जब आप 12 किलोमीटर चलते हैं स्ट्रेट लाइन में और स्फेरिकल में 1 सेंटीमीटर का डिफरेंस आता है, और आप जब 195 किलोमीटर चलते हो एरिया, मतलब मेजर करते हो ट्राइंगल में, तो 1 सेकंड का डिफरेंस आता है। ठीक है, इसके आगे का जो है वो हम नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे। ठीक है, इसके लिए इतना ही रखते हैं। थैंक यू। हैव अ ग्रेट डे एंड कीप स्माइलिंग। ठीक है, इसके बाद जो है लेक्चर, उसमें हम क्लासिफिकेशन ऑफ सर्वे शुरू करेंगे, वो भी काफी इंपॉर्टेंट है। तो क्लासिफिकेशन ऑफ सर्वे से और स्केल ऑफ द मैप वगैरह देखेंगे। तो इसका जो बाद वाला लेक्चर है वो काफी इंपॉर्टेंट है। इसमें अपने जो भी बेसिक थे वो कवर कर लिया। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं। थैंक यू।